पीएसएल में आज संडे के दिन दो मैचेस खेले गए। पहला मैच खेला गया कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान में, जबकि दूसरा मैच पेशावर जल्मी और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान खेला गया। तो कोयटा ग्लैडिएटर और पेशावर जल्मी के मैच से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बाबर आजम के जो हेटर्स हैं वो दूर रिकॉर्ड्स बनाता है, तो ऐसे ही कुछ आज भी बाबर आजम ने मास्टर क्लास इनिंग्स खेलते हुए 52 बॉल्स पे 100 स्कोर किया है। तो जब बाबर 100 करता है तो रिकॉर्ड्स बनते हैं। तो सबसे पहले बाबर आजम ने जो रिकॉर्ड अपने नाम किया, बहुत रेयर रिकॉर्ड है जो बाबर आजम के नाम पे हुआ है। बाबर आजम ने 52 बॉल्स पे 100 रन स्कोर किए, जिसमें से 4 छक्के और 6 चौके शामिल हैं। और उसमें रिकॉर्ड वाली बात यह कि 52 बॉल्स में सिर्फ एक डॉट बॉल खेली है, जो कि वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। T20 क्रिकेट जब से खेली जा रही है 3000 प्लस इनिंग्स हो चुकी हैं, जो कि मिनिमम 50 बॉल्स किसी प्लेयर ने खेली हो। और बाबर आजम वाहिद ऐसा प्लेयर है जिसने सिर्फ सिंगल डॉट ये बॉल खेली है। तो फुरकान भट्टी, ये आपके लिए पहला सरप्राइज है। और दूसरा सरप्राइज कि बाबर आजम जब सेंचुरी की है तो 12 सेंचुरीज होगी ऑल ओवर जो T20 कैरियर है बाबर आजम का। तो ये बाबर आजम की 12वीं सेंचुरी थी। क्रिस गेल अब टॉप पे 22 सेंचुरीज के साथ, उसके बाद विराट कोहली थे, उनको क्रॉस करके 1200 जो है बाबर आजम ने कर ली। इससे पीछे बाबर आजम जब 85 रन स्कोर की इनिंग्स खेली थी, उस वक्त बाबर आजम ने 150 अपने नाम की थी। तो मैं जैसे बता रहा था कि जब जब बाबर आजम कोई सेंचुरी स्कोर करता है तो कोई नया रिकॉर्ड उसके नाम हो जाता है और हर तरह के रिकॉर्ड ब्रेक करता है। अब मैं यही सोच रहा था कि इतना बड़ा प्लेयर इतने बड़े रिकॉर्ड्स बनाता हुआ जब आता है, तो जाहिर है जब आप मकबूल होते हैं, जब आप फेमस होते हैं, जब आप इतनी क्रिकेट खेल चुकी हो और इतना रन कर चुके हो, तो जाहिर है आपके हेटर्स भी बनते हैं और हेटर्स भी आप बनाते हैं और अपना फिर वो हेटर्स आपके थ्रू अपना कैरियर बनाते हैं। तो फुरकान भट्टी गो के पाकिस्तानी है और पाकिस्तानी प्लेयर्स को बैक करना चाहिए, लेकिन जिस बंदे की जब भी मुंह से देखा है तो गलाजत ही निकलते हुए देखी है बाबर आजम के खिलाफ। और उस बंदे ने ऐसे नागरीन का मुंह तोड़ जवाब दिया। और जब उसने आज आखिरी बॉल पे डबल लेकर 100 की, तो उसकी जो सेलिब्रेशन सी इटसेल्फ वो ये बता रही थी कि उस इस सेंचुरी का वो कितने देर से इंतजार कर रहा था। ऑलमोस्ट 67 इनिंग्स की T20 इनिंग्स के बाद बाबर आजम ने सेंचुरी स्कोर की और 3 साल का अरसा लगा। आप सोच सकते हैं कि 3 साल बाबर आजम ने क्या क्या क्रिटिसिज्म जो है बर्दाश्त किया स्ट्राइक रेट के ऊपर। उस पर बात बहुत होती रही है। अगर आप स्ट्राइक रेट को थोड़ी देर के लिए पीछे कर दे तो बाबर आजम का जो T20 कैरियर भी वो शानदार है, जिसके अंदर रन्स के अंबार है। और बाबर आजम की आज की सेंचुरी जो कि 192 के स्ट्राइक रेट से हुई है और उसमें दिलकश बाउंड्रीज है और लास्ट के 3 ओवर्स में जो इस तरह उसने पावर हिटिंग की, उससे दिल खुश कर दिया है और नाकदीन का मुंह बंद कर दिया। ओवरऑल मैच की तरफ चले तो कौशल मेंडिस और बाबर आजम ने आज फिर कोई तकरीबन 100-150 रन की पार्टनरशिप बना दी थी। मोहम्मद हारिस शुरू में आउट हो गए थे, उसके बाद कौशल मेंडिस अगेन ट्मेंडस है थ्रू आउट टूर्नामेंट के अंदर। पेशावर जल्मी के लिए वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करता हुआ आ रहा है। आज भी 83 रन की इनिंग्स खेली, जिससे बाबर आजम को मोमेंटम मिला। और जब कौशल मेंडिस आउट हुए तो उसके बाद सारी हिटिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबर आजम ने अपने नाम ले ली और बाबर आजम ने उसके बाद परफॉर्म करना शुरू किया। और जब उसका बल्ला चल रहा है तो रुकने का नाम दिया। हार्डी नीचे आए आज, जो है समद को उसके नीचे रखा, समद की बारी नहीं आई थी अब्दुल समद की, लेकिन हार्डी को ऊपर भेजा और हार्डी ने जो है लॉन्ग हिट्टे करके उसने 16 गेंदों के ऊपर जो है बाबर आजम के साथ 50 रन की पार्टनरशिप बनाई। और इस तरह ओवरऑल 255 रन जो है पेशावर जल्मी ने ठोक दिए। कराची के अंदर सबसे ज्यादा आज किसी टीम ने जो स्कोर बनाया वो ये है और उसकी वजह जो है बाबर आजम है। बाबर आजम ने 52 गेंदों पे 100 किया। पेशावर जल्मी के ऊपर पहले तो बात कर ले कि पेशावर जल्मी इतनी अच्छी परफॉर्म क्यों कर रही है, तो उसकी 2-3 मेन रीजंस है। अगर ये किसी की टीम के पास इस तरह की, अगर आपके पास प्रोफाइल के बॉलर और बैटर्स हो तो आप उधर वहां पे कैप्टनसी का रोल बहुत कम रह जाता है। बहुत से लोग कह रहे होंगे कि बाबर आजम की जो है कैप्टनसी की बात कर सकते हैं, उसने कैप्टनसी बहुत अच्छी की है चीज है। तो किसी को भी अगर इस तरह की टीम मिल रही हो तो फिर कैप्टन का रोल जो है वो कम हो जाता है, उससे डिसीजन लेने में आसानी होती है। सबसे पहले तो ओपनर्स की बात कर रहे हैं तो इट्स बाबर आजम 1 डाउन पे आ रहा है, कौशल मेंडिस और हारिस सुहेल, मोहम्मद हारिस है, कभी वो ओपन कर लेते हैं बाबर के साथ तो कभी कौशल मेंडिस। तो ये ऊपर 1, 2, 3 के जो बैट्समैन है वो लगातार परफॉर्म करते आ रहे हैं, जिसमें आप जिसकी मिसाल ये कि टॉप रन स्कोरर पे इस वक्त चार्ट के अंदर कौशल मेंडिस जो है श्रीलंका के पेशावर जल्मी से जो खेल रहे हैं 330 रन के साथ पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे बाबर आजम है 301 रन के साथ। और बॉलिंग की बात करें तो सुफियान मुकीम इस वक्त विकेट बोर्ड के ऊपर टॉप कर रहा है, जिसके अंदर उसने 7 मैचेस के अंदर 14 आउट कर दिए हैं। तो जिसके पास इस तरह का कॉम्बिनेशन हो वो डेफिनेटली टीम जीतती है। ना सिर्फ इनके पास अच्छे स्पिनर हैं बल्कि फास्ट बॉलर्स भी हैं। पहले 5 मैचेस के अंदर नाहिद राना और अशरफुल की बेहतरीन बॉलिंग थी, जिसकी वजह से जो है
पेशावर जल्मी अच्छा परफॉर्म कर रही थी, लेकिन शरफुल और नाहिद राना के जब बांग्लादेश को वापस जाने की वजह से लग रहा था कि खुलाएगा और कोई टीम्स को स्पेस मिलेगी और पेशावर जल्मी को हरा सकेंगे, लेकिन मोहम्मद बासित की और अली रजा की यहाँ पे मैं दाद देना चाहूंगा। पाकिस्तान के दो नौजवान लेफ्ट आर्म स्पिन फास्ट बॉलर और राइट आर्म फास्ट बॉलर ने उन दोनों की इतनी खूबसूरती से कभी पूरी की है। पेशावर जल्मी का नजर आ रहा था कि होमवर्क लेफ्ट आर्म उनका जो अशरफ शरफुल गया तो उन्होंने लेफ्ट आर्म मोहम्मद बासित को इंडक्ट किया, और नाहिद राना उनका जो है पेसर बॉलर था जो 150 को क्लिक करता है, तो जब वो गया तो उन्होंने अली रजा को खिलाया। आज भी कोयटा ग्लैडिएटर के पास कोई जवाब नहीं था शॉर्ट बॉल्स के ऊपर। पाकिस्तान के जो प्रीमियम बैट्समैन है, शुमाइल हो गए, मोहम्मद नवाज हो गए, ये लोग जो है इनफैक्ट इंटरनेशनल बैट्समैन भी जो है शॉर्ट बॉल पे स्ट्रगल करते हुए नजर आए। और मैं ये चीज सोच भी रहा था कि जब नाहिद राना को बॉलिंग करते हुए देखा और अली रजा को अब देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक चीज जो है जिसमें पाकिस्तान जाना जाता था कि पाकिस्तान के पास हुकर और पुलर बहुत अच्छे होते थे, तो पाकिस्तान बाउंस के ऊपर पाकिस्तानी विकेटों के ऊपर जो है पाकिस्तानी प्लेयर जो है स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। कोयटा ग्लैडिएटर का जो है क्या बात करूं, कोयटा ग्लैडिएटर के जो बॉलर्स हैं उन्होंने तो मार खाई, लेकिन बैटिंग के अंदर उनका कोई पुरसाने हाल नहीं था, उनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं थी। मैं अभी जब वीडियो बना रहा हूं तो 120-25 के ऊपर उनके 7 आउट हो गए और मैच ऑलमोस्ट खत्म हो गया, वन साइडेड हो गया। लेकिन इनके मैच हारने से ये हुआ कि टूर्नामेंट अब थोड़ा सा खुल गया। उसकी वजह यह कि लाहौर के अंदर कराची किंग्स, कोयटा ग्लैडिएटर और हैदराबाद किंग्समैन इन सब के 6-6 पॉइंट्स है और सिर्फ फर्क जो है रन रेट का है। लेकिन जब आज कोयटा ग्लैडिएटर क्योंकि चौथे नंबर पे है और इतना बुरे तरीके से हारेगी, अगर 100 रन के मार्जिन से ये हारते हैं तो इनके रन रेट को बहुत डेंट पड़ेगा और इसकी वजह से जो फायदा होगा वो यकीनन लाहौर और हैदराबाद किंग्समैन को होगा। कराची आज दोपहर को अपना मैच हार गया, अच्छा मैच हुआ था जिसकी वजह से 200 प्लस रन किया था मुल्तान सुल्तान्स ने, उसके जवाब में 196 रन कर सकी कराची की टीम और कराची ने मुसलसल ये चौथी शिकस्त अपने नाम की। और के टूर्नामेंट का स्टार्ट बहुत जबरदस्त किया था कराची ने, अपने तीनों मैच जो लाहौर में खेले थे वो उन्होंने जीते। फिर उनके 6-7 दिन की छुट्टी है जिसमें डेविड वार्नर वाला वाकया हुआ, उसके बाद जब से कराची वापस ने कमबैक किया तो शायद वो अपना ग्राउंड के ऊपर कमबैक करना भूल गई और आज चौथी शिकस्त उनके नाम बनी। और आगे जो मैच है पाकिस्तान लाहौर कलंदर का और कोयटा ग्लैडिएटर का, फिर लाहौर कलंदर का और कराची किंग्स का मैच है, जो तीनों टीम्स और इन तीनों के लिए एक एक मैच बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही है लाहौर कलंदर और कराची की जो राइवलरी है वो हमेशा रहती है और कराची किंग्स और लाहौर की शायद ये राइवलरी आज हमें फिर देखने को मिलेगी। जो परसों का मैच है उसकी वजह भी ये है कि दोनों के लिए डू एंड डाई की सिचुएशन है। 6 पॉइंट्स के ऊपर दोनों टीमें खड़ी हैं और उनके जो है 7-7 मैचेस हो चुके हैं, 3-3 मैचेस बाकी हैं जिसके अंदर उन्हें तीनों मैचेस जीतने होंगे सुपर 4 के लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो कराची किंग्स तो मुझे ऐसे ही लगता है कि अपनी ये खेलती पीएसएल सिर्फ लाहौर को हराने के लिए, बाकी टीमों को तो शायद इन्होंने छुट्टी दी हुई है, उनके खिलाफ ये बिल्कुल बिगी बिल्ली बन जाती है। लेकिन जैसे ही लाहौर इनके सामने आता है तो इनको लगता है कि शायद इंडिया इनके सामने आ गया और कराची किंग्स की परफॉर्मेंस टॉप क्लास की जा रही होती है। वहीं पे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने कराची के जो है ना रोल के रख दिया। जब से पीएसएल शुरू है 19 मैच लगातार जो है कराची किंग्स को जो है इस्लामाबाद यूनाइटेड हरा चुका है, विच इज एन ह्यूज। और कराची किंग्स कहीं ना कहीं पे नजर आ रहा है कि वो बहुत दूर है इस्लामाबाद यूनाइटेड से। तो ओवरऑल आज के दोनों मैचेस बड़े जबरदस्त थे। कराची किंग्स की मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि कराची किंग्स का जो ऑन पेपर जो है स्क्वाड बड़ा जबरदस्त है, उनके जो 4 फॉरेन प्लेयर हैं वो बड़े जबरदस्त है। रिजा हेनरी खेलता है, मोइन अली, जेसन रॉय और एडम जम्पा, 4 बेहतरीन। अगर आप पूरी पीएसएल के अंदर देखें तो 4 फॉरेनर्स जो खेल रहे हैं, सीजनल प्लेयर, T20 के पक्के प्लेयर वो कराची के पास है और कराची इसके बावजूद परफॉर्म नहीं कर पा रहा, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। समटाइम ऐसा होता है कि आप जब लंबे ब्रेक के बाद आते हैं और आप मैच खेलते हैं तो उसकी वजह से आप समटाइम डिलीवर करते हैं, समटाइम आपसे उस तरह का डिलीवर नहीं होता। तो कराची किंग का भी शायद लक जो है वो उनसे रूट गई है। आज डेविड वार्नर को इन्होंने बैठाया है, जेसन रॉय को खिलाया, लेकिन फिर भी 10-12 रन से मैच हार गए। मोइन अली को कैप्टन बनाया और मोइन अली की स्टेटमेंट जो पिछले दिनों इन्होंने पीएसएल और आईपीएल के हवाले से दी थी वो काफी वैलिड भी थी कि मोइन अली का कहना था कि मैंने इस वजह से पीएसएल को तरजीह दी आईपीएल के ऊपर क्योंकि एक तो सीजन बहुत लंबा होता है, 2-2.5 महीने की आईपीएल लीग होती है, जबकि पीएसएल 1 महीने की होती है और मेरी एज अब 37 हो गई और मैं चाहता हूं कि मैं अपना ज्यादा टाइम ग्राउंड पे स्पेंड करूं और ग्राउंड पे स्पेंड करने के लिए मुझे ज्यादा मैचेस चाहिए जो कि आईपीएल में मुझे नहीं मिलते। इस वजह से मैंने
पीएसएल को ज्यादा दिया टाइम कि ना कि आईपीएल को। तो ये चीज खुशाइंद है कि पाकिस्तान प्रीमियम लीग पैरेलल जब हो रही होती है आईपीएल के साथ, तो जो कुछ प्लेयर्स तो हैं जो कि पैसे के लिए खेलते हैं, लेकिन कुछ प्लेयर्स हैं जो अपनी टाइम्स को भी देखते हैं कि इतनी लंबी लीग खेलनी है, शॉर्ट लीग खेलनी है और कंपेटिटिव लीग खेलनी है, तो प्लेयर इस वजह से भी पीएसएल की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और इस वीडियो का इख्तिताम भी इस बात से करूंगा कि बाबर आजम ने जैसी आज इनिंग्स खेली है ये बहुत जरूरी थी। इस तरह की इनिंग्स बाबर पे ड्यू भी थी, क्योंकि फैंस भी चाहते थे कि बाबर आजम परफॉर्म करे और नाकदीन का मुंह बंद करे, क्योंकि आगे टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है पाकिस्तान और बांग्लादेश की। उसका स्क्वाड अनाउंस हुआ है, स्क्वाड के ऊपर मैं अलहदा से एक वीडियो बनाऊंगा। जितनी नाइंसाफियां और ज्यादतियां इन्होंने प्लेयर्स के साथ की वो सारी डिस्कस करेंगे। सरफराज सिलेक्टर बना और हम कोशिश कर रहे थे और इसकी उम्मीद भी कर रहे थे सरफराज से कि जब सरफराज आएगा तो जो मेरिट पे प्लेयर सिलेक्ट होते हैं उनको सिलेक्ट करेगा, लेकिन मुझे लगता है कि सरफराज ना कि पाकिस्तान की टीम बना रहा है, वो कराची की टीम बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके अंदर 3 प्लेयर नए नेगेटिव है और मजे की बात है वो तीनों कराची के है। सिलेक्शन कमेटी में और पीसीबी में इस वक्त होल्ड भी जो है असद शफीक का और सरफराज का ज्यादा है, टीम के अंदर इन्फ्लुएंस भी है। मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत से प्लेयर ऐसे नजरअंदाज किए हैं जो कि इस टूर के लिए सिलेक्ट किए जा सकते थे, क्योंकि टेस्ट टीम अनाउंस हुई है और हमारा जो है टेस्ट सर्कल का नया सीजन स्टार्ट हो रहा है जिसके पहली सीरीज है। तो हमें अगर टेस्ट चैंपियनशिप जीतनी है तो उसके लिए हमारे बेहतर स्क्वाड के साथ जाना है, लेकिन जो स्क्वाड इन्होंने भेजा है मुझे नहीं लगता कि अगर आप इनको तगड़ी टीमों के सामने लेके जाएंगे तो ये किसी किस्म की परफॉर्म